सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियोस तक हम कॉस्ट्स इन द शॉर्ट रन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो से हम कॉस्ट्स इन द लॉन्ग रन को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम कॉस्ट एट विच ईच लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो इट हेल्प्स a producer to choose a optimum plant size and the least cost factor proportions। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है, अब तक हमने बहुत बार कवर कर लिया है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रोड्यूसर को अलाउ करती है, जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रोड्यूसर को अलाउ करती है कि वो क्या चूज कर पाए, ऑप्टिमम प्लांट साइज चूज कर पाए और लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोपोर्शंस को चूज कर पाए। ओके, तो इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ आएगी। तो इन दिस ग्राफ आई हैव टू शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट कर्व्स, ओके, STC1 and STC2। So what these curves are denoting? So इन कर्व्स का मतलब है कि हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, मतलब दो प्लांट्स हैं जिसमें जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो अलग हैं, डिफरेंट है, इसीलिए उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट है। एक की कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी की कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है। तो what is the benefit of having two plants? Because I am in the long run, so as we talked about कि I have as a producer I have a flexibility। तो उस flexibility से let's suppose कि Q1, so Q1 एक ऐसी यूनिट है जो मैं एटलीस्ट मुझे ये प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद Q2। तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे Q1 प्रोड्यूस करनी है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरे पास STC1 कर्व है और मैं इसे प्रोड्यूस कर लूंगा इस पॉइंट पे, ओके। अगर मेरे पास STC1 कर्व ना होती, STC1 वाला प्लांट ना होता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट होता STC2। तो मुझे यही Q2 किस कॉस्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ती, इस कॉस्ट पे, ओके। बट इन द लॉन्ग रन आई हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जीरो भी कर सकता हूं और मैं इसको इंडेफिनिट लेवल तक मैं अपने आउटपुट को बढ़ा भी सकता हूं। तो इसीलिए यही फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज अ प्रोड्यूसर के अब मैं इसको इस पे प्रोड्यूस ना करूं और मैं इसको लीस्ट कॉस्टली वे में प्रोड्यूस कर सकता हूं। क्या ये पावर नहीं है? ऐसे ही अगर मुझे Q2 प्रोड्यूस करना था, अगर मेरे पास एक ही प्लांट होता है STC1, तो मैं इसको यहां पे प्रोड्यूस करता। दिस वाज द कॉस्ट। बट क्योंकि मैं लॉन्ग रन में हूं, एज अ प्रोड्यूसर ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसको यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ओके। सो यही इससे मेरा यही मतलब था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रोड्यूसर को अलाउ कर रही है कि वो एक तो ऑप्टिमम प्लांट साइज के मेरे पास जितने भी अवेलेबल प्लांट्स हैं उसमें से ऑप्टिमम वाला प्लांट साइज मैं चूज कर पाऊं जो मुझे लीस्ट कॉस्टली वे में प्रोड्यूस करके दे मेरी आउटपुट लेवल। दूसरा कि मैं ऐसे फैक्टर्स कॉम्बिनेशंस चूज कर पाऊं कि जिससे मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, ओके। तो अब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, उसका जो कर्व है वो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, कैसे उसको डिराइव करना है। तो नथिंग डिफिकल्ट इन इट, वेरी इजी। एक तो वो स्टार्ट होगी जीरो से, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, इसीलिए अगर मैं जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करूं तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। अनलाइक इन द शॉर्ट रन व्हेन आई वाज प्रोड्यूसिंग नथिंग, स्टिल आई हैव टू इनकर अ फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। बट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट होती है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट में और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में, कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, वेयर एज शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू से हमेशा स्टार्ट होगी, ओके। इवन द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग नथिंग। आई होप दैट इज क्लियर। तो इसको मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं तो मेरे पास लीस्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस Q1 है दिस, ओके। तो उसके बाद मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद मेरे पास ये लीस्ट कॉस्ट है, देखो। तो दिस इज माय, यहां तक तो मैं फर्स्ट प्लांट को यूज कर रहा हूं, उसके बाद मैं सेकंड प्लांट को यूज कर रहा हूं। तो दिस इज माय
दिस इज माई लॉन्ग रन कर्व। बट हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर के पास इनफिनाइट फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक प्रोड्यूसर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो वेरियस नंबर ऑफ प्लांट्स को यूज कर पा रहा है इन द लॉन्ग रन, उसके पास अवेलेबल हैं इतने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ये थोड़ा फाइन बनता है। कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, देखो Q1 को प्रोड्यूस तो मैं ऐसे ही करूंगा, ओके, मेरे पास यही प्लांट है, तो उसके बाद ये ऐसे बनेगा। This is my long run total cost curve. This is my long run total cost curve. तो इसी कर्व को अगर रीड्रॉ किया जाए तो वी कैन क्लियरली सी, देखो सबसे पहले इसको रीड्रॉ करते हैं, ओके, तो ये ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, ये इंक्रीज कर रही थी। देखो दोनों की पहले तो पॉजिटिव स्लोप है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस है कि दोनों में ही पॉजिटिव स्लोप है, ओके, सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी है कि दोनों तो पॉजिटिव स्लोप है, और सेकंड सिमिलैरिटी है कि दोनों ही सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही हैं और फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही हैं। यू कैन क्लियरली सी इन द शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट सबसे पहले ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही थी और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, और सिमिलरली हियर सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही थी और फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने लग गई। थर्ड सिमिलैरिटी इसमें है वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट है, एज वी टॉक्ड प्रीवियसली, कि ये जो है जीरो से स्टार्ट नहीं कर रही, ये कुछ अमाउंट से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में देयर इज एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सो दिस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अमाउंट, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहा तो वो कुछ भी पे नहीं करेगा, क्योंकि नाउ ही हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी, ही हैज अ टाइम, दिस इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे उसके पास क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो उसको रोक रहे हैं, जिसके कारण उसको कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी, इवन देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन। सो दिस वाज टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। So now let's talk about long run average cost. So long run average cost की definition अगर देखें तो long run average cost curve is that curve which shows the minimum cost per unit producing each output level. जैसे टोटल कॉस्ट कर्व में लॉन्ग टर्म वाली, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट पे हम आउटपुट, किसी भी आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन आउटपुट, उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये 5 शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि तो ये हमें डिनोट क्या कर रहा है, तो ये हमें डिनोट कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है एक प्रोड्यूसर के पास। एक प्रोड्यूसर या तो इस प्लांट पे प्रोड्यूस करे, या इस प्लांट पे, या इस प्लांट पे, या इस पे, या इस पे, किसी भी प्लांट पे वो प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो डिसीजन वो कैसे लेगा कि कौन सी लेवल ऑफ आउटपुट को किस प्लांट पे प्रोड्यूस करना है, वो हमें इससे पता लगता है, इस ग्राफ से पता लगता है कि लीस्ट कॉस्टली वे कौन सा है। तो लीस्ट कॉस्टली वे अगर आपको देखना है, तो अगर आपको Q1 प्रोड्यूस करना है तो आप इस पे करेंगे, बट अगर आप देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है, SAC2, बट उस पे प्रोड्यूस करना हमारे लिए एक एज अ प्रोड्यूसर, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम SAC1 पे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें कि हर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने का लीस्ट कॉस्टली वे कौन सा है, तो हमारे पास एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ सकती है। कैसे? देखो, तो सबसे पहले तो ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे, ये हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट है हमारे पास अवेलेबल, उसको अगर कनेक्ट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब तक आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि जो लॉन्ग रन में कॉस्ट्स होती हैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, या तो वो इक्वल होंगी या उससे कम होंगी, ठीक है। तो इट कैन नेवर बी
मोर देन शॉर्ट रन एवरेज, शॉर्ट रन कॉस्ट, वो कोई भी कॉस्ट हो सकती है। तो अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ गई। बट हम ये फिर से मान के चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर के पास इन्फिनाइट फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं लॉन्ग रन में। तो ये ग्राफ अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि बहुत सारी एवरेज कॉस्ट अवेलेबल हैं इनके अलावा भी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको दोबारा बनाएं तो ये कर्व जो है वो कैसी बनेगी, वो कर्व बनेगी कुछ ऐसी फाइन शेप में, और ये थोड़ी ज्यादा फ्लैट होगी, फ्लैट कुछ ऐसी बनेगी। कैन क्लियरली सी कि अगर हम ऐसे इनको कनेक्ट करते जाएं मिनिमम पॉइंट्स को तो ये कुछ ऐसी बनेगी। बट हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं फिर से कि हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक प्रोड्यूसर के पास लॉन्ग रन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिस इज लॉन्ग रन एवरेज। तो दो तीन चीजें और अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनमें सबसे पहले है कि प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व, ये दो और नाम हैं एवरेज कॉस्ट कर्व के जो लॉन्ग पीरियड में होती है। लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है और एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। तो इसको प्लानिंग कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स को देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट चूज करना है और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चूज करने हैं सो दैट हमें लीस्ट कॉस्ट इनकर हो, और उसी को देखकर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए जो ये कॉस्ट है इसको प्लानिंग कर्व कहा जाता है क्योंकि वी हैव प्लान्ड इट। ओके, इन द लॉन्ग रन अ प्रोड्यूसर ऑलवेज प्लान थिंग्स, क्योंकि उसके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। उसके बाद इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। एनवेलप कर्व इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं ये इनको सबको एनवेलप कर लेती है अपने अंदर। तो दिस इज द रीजन फॉर देयर टू मोर नेम्स, फॉर इट्स टू मोर नेम्स। उसके बाद है यू शेप्ड। वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड कर्व? तो सबसे पहले ये फॉल कर रही है, आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो लास्ट चैप्टर हमने इस चैनल पर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और उन सबको हम सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। उसी के कारण क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट होता है उसके ऑपोजिट कॉस्ट होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसी शेप देखने को मिलती है। अगर आपको इस छोटे से रेफरेंस से समझ नहीं आया तो वो आप वीडियोस को प्लीज जाकर देखिए। उसके बाद जो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी पिछले चैप्टर से, पिछली वीडियो से, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे सो दैट उसको आप कभी भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये थी लॉन्ग रन एवरेज। So at last, let's talk about long run marginal cost. Long run marginal cost is the addition to total cost due to production of one more or less unit of output. It is they are saying कि total cost में अगर कोई change आ रहा है due to production of one more or less unit of output, तो उस जो change आ रहा है उसको क्या कहेंगे, marginal cost कहेंगे। अगर change आ रहा है long run total cost में तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो डेफिनेशन हमें क्लियर है। तो अब अगर हम इस ग्राफ की ओर ध्यान दें तो हमें फाइंड क्या करना है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें एक चीज जो पता है पिछले वीडियो से कि जो एवरेज कॉस्ट है और या फिर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। क्या करती है, मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। तो यहां से जो शॉर्ट रन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट होंगी वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को कट करेंगी। उसके बाद ये लाइन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द LMC दैट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू SMC दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इसको अगर लिख लें हम यहाँ पे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट
फॉर द आउटपुट, कंडीशन क्या है, फॉर द आउटपुट एट विच द कॉरस्पॉन्डिंग SAC इज टेंजेंट टू LAC। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जिस पॉइंट पे SAC टेंजेंट हो गया LAC, मतलब ये टच कर रही है एक दूसरे को, SAC और LAC, उस पॉइंट पे LMC और SMC इक्वल होगा। तो ये लाइन क्यों कह रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम उसी पॉइंट्स पे प्रोड्यूस करेंगे जहां पे लॉन्ग रन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट टेंजेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जहां पे ये टेंजेंट है। ओके, अब हमने पहले शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो क्या आई कैन से कि दिस इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो आपको याद होगा कि शॉर्ट रन मार्जिन, जो भी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करती है। तो हमें सबसे पहले क्या मिल गई, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मिल गई। अब हमें फाइंड करना है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास ये कंडीशन है। तो क्या इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट? नो। क्या इस पॉइंट पे हैं? यस, इस पॉइंट पे हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, LMC SMC इक्वल होंगी, मतलब इस पॉइंट पे हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पे LMC है, उसके बाद ये पॉइंट पे भी LMC SMC इक्वल होंगी, और उसके बाद एक और पॉइंट हमें फाइंड करना है, दैट इज जहां पे ये टेंजेंट है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे, या वैसे तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है, बट अगर हम इन तीनों की बात करें तो एक और पॉइंट मिल गया जहां पे हमें क्या है, अगर इसको इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे LMC होगी, ठीक है, इक्वल टू SMC। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा कि ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे। दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अगर इसको अगर हम दोबारा रीड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये जो एवरेज कॉस्ट है इसको ऐसे कट करके जाएगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट। आई नो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा, तो आपको क्या करना है, पिछली वीडियोस को दोबारा देखना है, आपको वो टॉपिक्स पे अपनी जो ग्रिप है वो बनानी है, उसके बाद आपको ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you like this video, please you can comment, you can give us your important feedback, and you can subscribe to the